तो सब ठीक है? ऑल ओके, स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज कौन सा कलर लें? पिंक लेते हैं। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का सबसे पहला चैप्टर, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो चलो टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ठीक है। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? कोई भी चेंजेस जो कि केमिकली होता है, जैसे कि लाइक तुम्हारा सब्जी वगैरह बनाते हो, वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। नमक ऐड हुआ, वो तो मिक्सचर हो गया। ब्रेकिंग मेनली बोलते हैं, ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। तो छोड़ो, इस डिटेल्स में हम लोग समझते हैं। कोई भी चेंजेस लाइक इनमें से कोई सा भी चेंज हुआ, लाइक तुम्हारा स्टेट चेंज हुआ, कोई भी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वो केमिकल हो या फिर लिक्विड हो, सॉलिड हो, गैस, सब कुछ भी हो, ठीक है। अगर किसी का कलर स्टेट चेंज हुआ, किसी का कलर चेंज हुआ, कोई गैस का इवेपोरेशन हुआ, गैस इवॉल्व हुआ, ठीक है, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज हुआ, कुछ भी चेंजेस वगैरह हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। ये सब चेंजेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज। कुछ केमिकल चेंज हो रहा है, ठीक है। और इस मतलब जिस प्रोसेस से चेंज हो रहा है उसको हम लोग बोल देते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। समझ में आया केमिकल रिएक्शंस क्या होता है? इसका बहुत कॉमन एग्जांपल देख लो एक तो, ठीक है। ये देख रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम रिबन। एक रिबन रहता है, मैग्नीशियम का बना होता है, छोटा सा रिबन, ठीक है। उसको जब हम लोग जलाते हैं, आग में जलाएंगे, ठीक है, तो वो ना व्हाइट पाउडर, व्हाइट कलर का ही है, तुमको ठीक से दिखता नहीं होगा ये वाला, ठीक है। ये व्हाइट कलर का पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो रिबन जो है वो जल रहा है, ठीक है, और व्हाइट कलर का पाउडर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है क्या, केमिकल रिएक्शन का, ठीक है। चेंज हो रहा है ना, टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर ले रहा है एक टाइप से, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, है ना, एंड चेंजेस इनटू अ white powder. This powder is magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. ठीक है, ये कब होता है? एयर में हम लोग का ऑक्सीजन होता है, आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन और मैग्नीशियम का बीच में रिएक्शन होता है। रिएक्शन करवाता कौन है? हीट, है ना। ये जो है क्या, हीट जो है वो मैग्नीशियम, ये रिएक्शन को करवा रहा है, ठीक है। एक टाइप से कैटलिस्ट बोल सकते हो, बट कैटलिस्ट अलग एक सब्सटेंस होता है, ठीक है। इसको कैटलिस्ट नहीं बोल सकते, छोड़ो, कैटलिस्ट के बारे में बाद में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। कैटलिस्ट वो होता है एक सब्सटेंस जो कि तुम्हारा टेम्परेचर को, सॉरी टेम्परेचर बोल रहा हूँ, रिएक्शन को स्पीड करवाता है, जल्दी करवाता है, फिर करवाने में हेल्प करता है, ठीक है, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। तो उसके बारे में मत जानो, कंफ्यूज मत हो, सिंपल सी बात है। अभी हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो ये केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन क्या हुआ पता चला? कोई भी चेंजेस होगा उसको हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकली चेंजेस होता है, ठीक है। फिजिकली चेंजेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन नहीं बोलते हैं, ठीक है। Whenever a chemical change occurs, we can say that chemical reaction has take place, ठीक है। वही जो मैंने बोला, केमिकल चेंज हुआ तो केमिकल रिएक्शन हो गया, ठीक है। प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन और चेंज को हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज, ठीक है। ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन की केमिकल रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। अब हम लोग आगे देखें केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, सबसे पहले छोटा सा केमिकल इक्वेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये सबसे पहला वर्ड इक्वेशन, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब केमिकल इक्वेशन जो होता है एक्चुअल में हम लोग थोड़ी देख रहे हैं। जब हम लोग मान लो रिबन को आग में जलाए तो वो कन्वर्ट हो गया किसमें? पाउडर में, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग उसको कैसे लिखेंगे? तो हम लोग लिखना चाहेंगे तो ऐसे आराम से पूरा लिख सकते हैं, इतना लंबा चौड़ा, ठीक है। बट बहुत सारे केमिकल इक्वेशंस वगैरह लिखना रहता है, सबको ऐसे डेफिनाइट करते रहेंगे तो कितना करेंगे हम लोग? बहुत सारा एक्सपेरिमेंट वगैरह चलते रहते हैं ना। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया गया। तो शॉर्ट फॉर्म करते 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 फाइनली उसको केमिकल इक्वेशन, सिंबल वगैरह सब में फॉर्म करके लिखते हैं सबको, ठीक है। तो उसको थोड़ा छोटा फॉर्म किए तो फिर हम लोगों को मिला क्या? ये वर्ड इक्वेशन, ठीक है। पहले पूरा डेफिनेशन लिखे,
ठीक है। डेफिनेशन को थोड़ा छोटा किए तो हम लोग को मिला वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब जानते हैं जिन दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, लाइक मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा था, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ठीक है। जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे या फिर दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, रिएक्शन से प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। यहां पर एक ही प्रोडक्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, एक से ज्यादा भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स, जो मिल जाएगा रिएक्शन होने के बाद जो मिलेगा उसको हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्ट। तो वर्ड इक्वेशन में हम लोग क्या किए, मैग्नीशियम लिख दिए लेफ्ट साइड में, ऑक्सीजन लिख दिए और दोनों के बीच में प्लस साइन लगा दिए। ये बता रहा है हम लोग कि दोनों के बीच में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और एक एरो मार्क, ठीक है, इस एरो मार्क को हम लोग बोलते हैं कि ये डायरेक्शन बता रहा है कि किस डायरेक्शन में रिएक्शन जा रहा है, ठीक है। हम लोग देख रहे हैं इन दोनों कंबाइन होकर ये हम लोग को प्रोडक्ट मिल रहा है ना। तो ये हम लोग को डायरेक्शन बताता है और फाइनली हम लोगों को प्रोडक्ट मिल जाता है जिसको हम लोग राइट साइड में लिखते हैं, एरो मार्क का राइट साइड में लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन बर्न्ड इन ऑक्सीजन एंड गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, वही सेम। अब इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखें जिसको हम लोग बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। ये हम लोग लिख दिए, ये छोटा सा उसका डेफिनेशन टाइप है, लिख लो। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड LHS as positive sign between them and products are written on the right hand side with positive sign between them। अगर एक से ज़्यादा हुआ तो उनके बीच में राइट पॉजिटिव साइन लगाया जाता है, ठीक है, कि दो अलग अलग मिले हैं ये और ये, ठीक है। The arrowhead pointed towards the products and shows the direction of the reaction, ठीक है, समझ में आया। ये वर्ड इक्वेशन छोटा सा, डोंट वरी, इसके बारे में क्वेश्चन नहीं आएगा, कोई टफ है नहीं, बहुत इजी है, आराम से तो कोई भी समझ सकता है, कोई भी बोल सकता है, ठीक है। अब इसको और छोटा फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या किए, रिटन अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है। ये भी केमिकल इक्वेशन है, मतलब छोटा और छोटा फॉर्म में, जब उसको हम लोग वर्ड फॉर्म से कन्वर्ट कर दिए सिंबलिक फॉर्म में, ठीक है, सिंबल्स में लिखना शुरू किए, ठीक है। सिंबल्स जानते ही हो, हाइड्रोजन का सिंबल होता है H, ऑक्सीजन का सिंबल होता है O, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का सिंबल होता है O2, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का सिंबल होता है H2, कार्बन का सिंबल होता है C, ये सब सिंबल्स है ना। तो इन सब सिंबल्स को यूज करके जब हम लोग केमिकल रिएक्शन किए तो हम लोग उसको बोले सिंबलिक फॉर्म ऑफ केमिकल इक्वेशन बोल सकते हो, है ना। तो वो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म है, ठीक है, उससे शॉर्ट फॉर्म नहीं निकला अभी तक, और उसको हम लोग यूज करते हैं सारे के सारे इक्वेशंस में बोल लो या एक्सपेरिमेंट्स में बोल लो, उसी को हम लोग यूज करते हैं। इतना लंबा छोटा डेफिनेशन नहीं लिखते, हाँ ऑब्वियसली एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो लिखेंगे, बट ये बहुत ईजी होता है, ठीक है। तो जब बहुत ज्यादा करना पड़ता है मेनली इसी को यूज करते हैं। तो केमिकल हम लोग सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस लिखते कैसे हैं। सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस कैन बी मेड मोर कॉन्शियस एंड यूजफुल इफ वी यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये ज्यादा यूजफुल होता है, ठीक है, और ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में भी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको वर्ड्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, सॉरी वर्ड्स बोल रहा हूं, सिंबल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या है, Mg लिख दिए, बीच में प्लस साइन वैसे ही रहेगा। और ऑक्सीजन का सिंबल क्या है, O2, देखो O ऑक्सीजन का सिंबल है, बट O कभी भी अकेला नहीं मिलता, वो O2 फॉर्म में ही मिलता है। यहां पर जो हम लोग देख रहे थे क्या मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न कर रहे थे, ठीक है, तो एयर से ऑक्सीजन लिए, एयर से जो ऑक्सीजन है वो उसमें कंबाइन हुआ होगा, ठीक है। जो एयर में है कभी भी O अकेला मिलता नहीं है, वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही मिलता है, O2 के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन जो होगा, मतलब कि एयर से जो ऑक्सीजन लिया जाएगा O2 के फॉर्म में ही रहेगा। तो MgO2, अब दोनों के बीच में रिएक्शन हो गया, MgO मिल गया, ठीक है। तो हालांकि ये बैलेंस्ड नहीं है, अनबैलेंस्ड बोल सकते हो इसको, यहाँ पर 2MgO लगा सकते हो, यहाँ 2 लगा सकते हो, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग बैलेंस भी आगे सीखेंगे, फिलहाल अभी नॉर्मली ऐसे ही लिख लो, ठीक है, बैलेंसिंग आगे सीखेंगे हम लोग, ठीक है। चलो मैग्नीशियम, अब बैलेंस और स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। एक मिनट, तो Mg का चलो, अब बैलेंस और स्केलेटल इक्वेशंस के बारे में हम लोग देखेंगे क्या होता है, ठीक है। ये तुम्हारा एनसीईआरटी में ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, तो फिलहाल ऐसे लिख लो, बट एक्चुअल में इसको बैलेंस करने से या तो यहां पर ही 2 लगा के यहां 2 लगाया जाएगा, ठीक है, तो ऐसे ही रहेगा, और क्या, छोड़ो, अभी बैलेंसिंग हम लोग सीखेंगे आगे, डोंट वरी, ठीक है। ये एक सिंपल सा एग्जांपल है। तो बैलेंस्ड और स्केलेटल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस का मतलब क्या होता है,
बैलेंसिंग नेक्स्ट पेज में है अब तुम लोगों का, बट यहाँ पर छोटा सा बता दे रहा हूं, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर सेम ऑन बोथ साइड्स देन द इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मान लो देखो ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है, यहाँ पर 2 ठो ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ठो ऑक्सीजन है, तो नंबर ऑफ एटम्स सेम नहीं है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको अनबैलेंस्ड बोलते हैं। अनबैलेंस्ड बोल लो या स्केलेटल बोल लो, ठीक है। स्केलेटल मतलब कंप्लीट नहीं है वो, उसको हम लोग बैलेंस करेंगे आगे, ठीक है। तो इसको अनबैलेंस्ड बोल लो या तुम लोगों का स्केलेटल बोल लो। तो ये बैलेंस इक्वेशन किसको बोलेंगे, जब रिएक्टेंट्स में जो एटम्स है नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू होना चाहिए प्रोडक्ट में नंबर्स ऑफ एटम्स, ठीक है, दोनों का इक्वल होना चाहिए दोनों में, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। और स्केलेटल इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं है, जैसा भी है जो भी है, उसको हम लोग बोल देंगे स्केलेटल इक्वेशन, ठीक है। अब इसको हम लोग डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। देखो एक प्राणी थे जिनका नाम था एंटोनी लेवोजियर। एंटोनी लेवोजियर था ना, जिसको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया हुआ था, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मास, मतलब रिएक्टेंट का जो मास है ऑलवेज इक्वल होना चाहिए प्रोडक्ट का मास से। क्या बोलता है वो, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट्स हैं केमिकल रिएक्शन प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स होगा यार ये वाला, इसको काट के रिएक्टेंट्स लिख देना, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ केमिकल मास ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। एक बहुत भयानक सपना देखा था, वो अचानक से याद आ रहा है, छोड़ो बाद में देखते हैं उसके बारे में। फिलहाल केमिकल रिएक्शन देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो एंटोनी लेवोजियर क्या बोले थे, जो कि फादर ऑफ केमिकल नहीं केमिस्ट्री थे, ठीक है। तो वो उन्होंने कहा था मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल मास ऑफ द रिएक्शन शुड बी कांस्टेंट, ठीक है। इसका मतलब है रिएक्टेंट्स में जितने मास होंगे, ठीक है, प्रोडक्ट में भी उतने ही मास होना चाहिए। इससे ये हम लोग कैसे पता करेंगे, जब टोटल एटम्स, ठीक है, टोटल एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू टोटल एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। अलग अलग कंपाउंड्स के भी एटम्स वो हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है, दोनों इक्वल होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। देखो ZnH2SO4 गिव्स ZnSO4, अच्छा ये O, ये बड़ा O होगा, ठीक है, छोटा O लिखा हुआ है, ठीक है। H2SO4 प्रोड्यूसेस ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। देखो यहां पर Zn एक ठो है, यहां पर Zn एक ठो है, ठीक है। इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं मैं, देखो यहां पे Zn एक ठो है ना, यहां पे भी Zn एक ठो है, ठीक है। यहाँ H2 दो ठो है, यहाँ पे भी H2 दो ठो है, यहाँ पर S एक ठो है, यहाँ पे S एक ठो है, यहाँ पर O 4 ठो है, यहाँ पे भी O 4 ठो है। तो दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में बराबर है, यानी कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। और अनबैलेंस्ड कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पर ही आयरन एक ठो है, यहाँ पर 3 ठो है, पहले ही पता चल गया अनबैलेंस्ड है, और बाकी कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। H2 तो ठीक है, O यहाँ पर 0 है, यहाँ सॉरी एक ठो है, यहाँ पे 4 ठो है, इसको बोलते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड बोल लो या स्केलेटल बोल लो, ठीक है। इसको हम लोग बाद में बैलेंस करेंगे, ठीक है, वो होता है। चलो अब स्टेप्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। अब हम लोग सीखेंगे कि किसी भी स्केलेटल इक्वेशन को, ठीक है, स्केलेटल मतलब पहले से खाली इक्वेशन दे दिया है कि ये रिएक्टेंट रहेगा, ये प्रोडक्ट मिलेगा, बट कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितना अमाउंट में हम लोग को रिएक्टेंट को रिएक्ट करना है, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा, वो हम लोग को नहीं पता है। कितना रेशियो, अमाउंट, प्रॉपर अमाउंट तो कभी नहीं पता चलता केमिकल इक्वेशन में, हम लोग को रेशियो पता चलता है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलेगा, ठीक है, वो हम लोग देखेंगे केमिकल रिएक्शंस में, मतलब कि स्टेप्स टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले
बॉक्सेस में कन्वर्ट कर दो, मतलब कि जितने भी रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स है सबको बॉक्स में बना दो। ठीक है, यहाँ पर आराम से लिखा है, तुम स्टेप्स आराम से लिख सकते हो, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बता रहा हूं। ठीक है, कुछ नहीं, सबसे पहले सबको बॉक्सेस में लिख दो। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो भी रिएक्टेंट्स हैं, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, उसको उसके ऊपर चारों तरफ बॉक्स बना दो, बन गया बॉक्स। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप में कौन सा एलिमेंट कितना ठो है वो लिख दो। ठीक है, रिएक्टेंट में कितना ठो है, प्रोडक्ट में कितना ठो है। ठीक है, बस इतना लिख देना है। जैसे कि आयरन, यहां पे रिएक्टेंट में 1 ठो है, प्रोडक्ट में 3 ठो है ना। यहां 1 ठो है रिएक्टेंट में लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट में 3 ठो है राइट हैंड साइड। H हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितना ठो है, रिएक्टेंट में 2 ठो है, प्रोडक्ट में 2 ठो है। ठीक है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 है। ठीक है, 1 है और 4 है। ठीक है, सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप में हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा कौन सा एटम है, रिएक्टेंट में भी देख सकते हैं, प्रोडक्ट में भी देख सकते हैं। सबसे ज्यादा जो एटम है उसको सबसे पहले पकड़ लेंगे और उसको बराबर कर लेंगे, है ना। तो सबसे ज्यादा एटम कौन सा है इसमें, हम लोग देख रहे हैं ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा 4। ठीक है, इधर अगर देखो तुम लोग, देखो सबसे ज्यादा एलिमेंट क्या है, 4 है, ऑक्सीजन में है, राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा एलिमेंट जो है ऑक्सीजन है, और सबसे मैक्सिमम एलिमेंट कितना हो सकता है उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करना इजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा हम लोग का, सबसे बड़ा एलिमेंट, सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स बोल सकते हो, किस एलिमेंट का नंबर ऑफ एटम सबसे ज्यादा है उसको हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, किसको पकड़े, ऑक्सीजन को पकड़ लिया। अब ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग का राइट हैंड साइड में देखो 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 1 ही ठो है, हम लोग 4 कर दिए। ठीक है, हमेशा याद रखना बैलेंस करते समय हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं। कोफिशिएंट किसको बोलते हैं, किसी भी नंबर, मतलब कि मान लो x है, इसके आगे मैं 2 लगाऊं, 4 लगाऊं, जो लगाऊं, इसको हम लोग कोफिशिएंट बोलते हैं, मल्टीप्लाइड रहता है एक टाइप से, है ना। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट चेंज कर सकते हैं, अंदर का कुछ चेंज नहीं कर सकते बाबू। जैसे कि यहाँ पर 2 है, मैं यहाँ पर 4 लिख देता हूं, वो पॉसिबल नहीं है, वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, 1 से 4, 4 से 8, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग 4 किए। जब 4 किए फिर देखें हम लोग क्या मिला हम लोगों को, यहां पर ऑक्सीजन तो मिल गया बैलेंस 4 ठो, बट हाइड्रोजन जो है वो 2 ठो यहां पे है, 2 ठो यहां पे है। अब यहां पे हो गया 8 ठो, हाइड्रोजन 8 ठो हो गया, है ना। 4 × 2 8 हो गया, और यहां तो 2 ही ठो है, तो हम लोग को हाइड्रोजन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, हिट एंड ट्रायल मेथड स्टार्ट किए। नेक्स्ट स्टेप में क्या किए, तो देखिए यहां पर 4 ठो हो गया, तो 4 ठो यहां पे भी डाल दिए, है ना। तो अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया। अब हम लोग को आयरन को भी बैलेंस करना है ना। आयरन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ 3 ठो आयरन है ना, आयरन तो बेचारा अकेला है, 3 आयरन मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। ठीक है, तो आयरन 3 ठो यहाँ पे, 3 ठो यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ठो, यहाँ पे 4 ठो, हाइड्रोजन यहाँ पे कितना ठो, 8 ठो, यहाँ पे भी 8 ठो, लो हो गया तुम्हारा बैलेंस। ठीक है, लास्ट स्टेप 6 स्टेप, लास्ट स्टेप है टू चेक वी काउंट एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। हम लोग काउंट कर लेते हैं, काउंट कर लिए 3, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 8, लो बराबर हो गया। ठीक है, मोस्ट क्या, सब के सब अगर बराबर हैं लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में, आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया, वो बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब लास्ट में एक स्टेप और दिया हुआ है तुम लोगों का, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, कि दिया हुआ है पता नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में 6 स्टेप दिया हुआ है। ठीक है, मेरे नोट्स में 7 स्टेप है। तो 7वां स्टेप में क्या दिया हुआ है, सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट्स। ठीक है, मान लो आयरन जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहता है, ऑक्सीजन ये वाटर जो है गैसेस फॉर्म में, यानी कि ये स्टीम फॉर्म में दिया हुआ है। स्टीम मतलब समझ रहे हो, तो गैस में मत कन्वर्ट कर दिया है, वाटर को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, स्टीम में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी सॉलिड में मिला, यहाँ पे भी गैस में मिला, ऑक्सीजन बोल रहा, हाइड्रोजन जो गैसेस फॉर्म में मिला वो उड़ जाता है एक टाइप से। ठीक है, समझ में आया। ये था तुम लोगों का कौन सा स्टेट में है, 7वां में वो स्टेप में वो बताया कि स्टेट में। ये हर जगह जरूरी नहीं है कि आपको इंडिकेट करना रहता है, कहीं कहीं रहता है। और नेक्स्ट में क्या है, कहीं कहीं देखोगे तुम कि ये तो फिजिकल स्टेट बता दिया। ठीक है, कहीं कहीं देखोगे ना, ये एरो के ऊपर में दिया रहेगा कुछ, ये एरो के ऊपर दिया रहेगा, एरो के नीचे दिया रहेगा, ये सब आपको बताता है। एक टाइप से कहीं कैटलिस्ट यूज होता है, कहीं टेम्परेचर यूज होगा, कहीं तुम लोगों का प्रेशर यूज होगा, वो सब कहीं कहीं देता है। ये जरूरी नहीं है हर जगह देगा, ठीक है, कहीं कहीं देगा। ठीक है,
द सिंबल गैस इज यूज्ड विथ H2O, ठीक है, टू इंडिकेट वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया स्टीम के फॉर्म में है। यूजुअली फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन अ केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम, ठीक है, नॉर्मली नहीं यूज करते हम लोग, ठीक है, यूजुअली नहीं यूज करते। अगर दिया रहेगा, मान लो कि रिएक्टेंट में दे दिया रहेगा, तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन है रिएक्टेंट में दिया है गैस और लिक्विड दिया हुआ है, तो तुमको प्रोडक्ट में लिखना पड़ेगा बाबू, है ना, कौन से फॉर्म में आया है, ठीक है, अनलेस इट इज यूज, ठीक है। समटाइम्स द reaction conditions such as temperature, pressure, catalytic etc. for the reaction are indicated above and below the arrow in the equation, ठीक है, ये जो एरो दिख रहा है ना, कभी कभी ये सब के नीचे ऊपर जो है कैटलिस्ट को या फिर प्रेशर को या टेम्परेचर को इंडिकेट कर दिया जाता है कि इतना प्रेशर इसमें लगा, लाइक इसमें देखो लग गया है 340 ATM प्रेशर लगा है, इसमें सनलाइट का यूज़ हुआ है, क्लोरोफिल का यूज़ हुआ है, ये सब चीज़ बताता है, ठीक है। जब हम लोग देखते हैं क्या बोलते हैं तुम्हारा फोटोसिंथेसिस वगैरह, वो सब चीज़ का रिएक्शन में सनलाइट यूज़ होता है, क्लोरोफिल यूज़ होता है, वो सब चीज़ बता देता है, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अभी हम लोग देखें केमिकल इक्वेशन कैसे बनता है, हम लोग कैसे उसको बैलेंस कर सकते हैं, क्या होता है केमिकल इक्वेशन, समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, वो क्या क्या होते हैं, ठीक है। चलो अब उसको जानने से पहले थोड़ा सा ये नोट है, इसको देख लो। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू द दोज ऑफ अनदर एलिमेंट nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere। इसका कहने का मतलब है कि बेटा कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, उसमें कोई भी रिएक्टेंट का जो एलिमेंट है या एटम है कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं होता प्रोडक्ट में। कन्वर्ट इन द सेंस कि वो चेंज नहीं होता। मान लो अगर यहां पर ये हाइड्रोजन है, मैं उसको वाटर बना रहा हूं, है ना, तो ठीक है भाई, हाइड्रोजन बन गया वाटर, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हाइड्रोजन खत्म ही हो गया, है ना। मैं चाहूं तो दोबारा इससे बना सकता हूं वाटर, सॉरी हाइड्रोजन, हर चीज में केस में पॉसिबल नहीं है, बट इतना है कि हाइड्रोजन कंप्लीटली खत्म नहीं होता, है ना। कुछ ना कुछ क्या इसका प्रेजेंस है इसमें। हम लोग H2O क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पता है वहां पर H है ना। ऐसा नहीं कि H है इधर, मैं कंप्लीटली O में कन्वर्ट कर दिया, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इट इज जस्ट अ ब्रेकिंग एंड मेकिंग अ बॉन्ड। केमिकल रिएक्शन क्या है, ब्रेक करता है और मेक करता है। केमिकल किसी भी बॉन्ड को तोड़ता है, किसी भी बॉन्ड को बनाता है, यही तो है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। नॉट द कन्वर्जन, कन्वर्ट नहीं करता बाबू कंप्लीटली, ठीक है। चेंज कंप्लीटली मतलब कि बोलते हैं, नहीं बोल सकते हो कि हाइड्रोजन खत्म ही हो गया, कुछ ना कुछ मतलब कि उसका प्रेजेंस रहता है तुम लोगों का प्रोडक्ट में, ठीक है। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन involves the breaking and making of bonds between the atoms to the product new substance to produce new substance। न्यू सब्सटेंस बनाता है जो सिर्फ केमिकल का मतलब कि सब्सटेंस का बॉन्ड को ब्रेक करेगा, दूसरा नया नया बॉन्ड बनाएगा, खत्म, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से पता चल रहा है क्या होता है, कंबाइन करता है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, कंबाइन करेगा। क्या कंबाइन करेगा, रिएक्टेंट्स को कंबाइन करेगा, सब्सटेंसेस को कंबाइन करेगा, एटम्स को कंबाइन करेगा, मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करेगा, एलिमेंट्स को कंबाइन करेगा खरी, है ना। चलो डेफिनेशन क्या है, चलो देख लेते हैं। अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस जो होंगे वो कंबाइन करेंगे और फॉर्म करेंगे सिंगल प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को हम लोग बोल देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, आराम से देख लो, A प्लस बी इक्वल्स टू AB, ठीक है। A के जगह में कोई एक सब्सटेंस रहेगा, B के जगह में कोई एक सब्सटेंस रहेगा और बन जाएगा। अब देखो, अब कंबाइन कर रहे हैं, है ना, तो इसको एनर्जी चाहिए होगा, ठीक है। दिस रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक, दैट इज दे रिलीज, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, दैट इज दे रिलीज एनर्जी। जैसे कि हम लोग देख रहे थे किसमें, छोड़ो रहने दो, नॉर्मल इसी से मैं बताता हूं तुम लोगों को। A प्लस बी,
कोई भी दो अलग अलग सब्सटेंसेस जब कंबाइन करते हैं ना वो एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। बट जब ब्रेक करने का रहता है, ठीक है, तो उसको एनर्जी देना पड़ता है ना, ठीक है। लाइक दो चुंबक है ना, जब दोनों कंबाइन करेंगे, आएंगे सामने सामने आएंगे, अब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, चपक जाएंगे, ठीक है, वो साउंड एनर्जी रिलीज किए, जो भी और भी बहुत सारा रिलीज होगा। एक नॉर्मल सा तुम लोगों को समझने का खाली एग्जांपल दिया हूं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। सिंपल सा एनर्जी रिलीज किए, ठीक है, ये रिएक्शन थोड़ी हो रहा है, ये तो नॉर्मल एक टाइप भी है। बट अब उनको अलग करने के लिए हम लोग को एनर्जी लगाना पड़ेगा, भाई अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, है ना, तो हम लोग एनर्जी दे रहे हैं उसको, ठीक है। तो कंबाइंड जब रिएक्शन होता है तो वहां एनर्जी रिलीज होता है, तो एनर्जी रिलीज जब होता है उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक, इन द फॉर्म ऑफ हीट, ठीक है। जब हीट के फॉर्म में होगा तभी एक्सोथर्मिक बोलेंगे। एनर्जी, सिंपल सी बात, एनर्जी अगर रिलीज हुआ तो वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट इज कॉल्ड द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखना, एक्सोथर्मिक कब होगा, जब एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, उसको हम लोग बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, जब दो रिएक्टेंट्स या दो अलग अलग सब्सटेंस दोनों कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। देखो यहां पर ही कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर दोनों कंबाइन किए और मिला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जब कंबाइन करेंगे तो तुमको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें हम लोगों का हीट रिलीज होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन देखेंगे, व्हेन क्विकलाइम, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, रिएक्ट विथ वाटर स्लेक्लाइम, जिसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, ठीक है, इज फॉर्म्ड विद द रिलीज ऑफ हीट, ठीक है। याद रहेगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिक्स करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, जिसको हम लोग स्लेक्लाइम बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। इसका बहुत कॉमन एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन को जब बर्न करते हैं हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हम लोगों को वाटर मिलता है ना। बर्न नहीं करते, सॉरी, वो अपने आप बर्न होता है। दोनों जब मिक्स होगा तो हीट एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। इनको तोड़ने के लिए बर्न किया जाता है, मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक क्या बोलते हैं, रिएक्शन करवाया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग। तो जब हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मिलकर बर्न होता है टू प्रोड्यूस वाटर विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। समझ में आया? इसमें कंफ्यूज मत होना कि इसको बर्न कर नहीं रहे हम लोग, वो अपने आप एक दूसरे से मिलकर बर्न हो रहा है, मतलब कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मिलेगा तो बर्न हो जाएगा, ठीक है, और एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। यहां पर ये जो लिखा हुआ है हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर विथ रिलीज ऑफ एनर्जी, इसका मतलब ये नहीं कि हाइड्रोजन को हम लोग बर्न कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो, H2 गैस, O2 गैस मिल गया और बन गया H2O लिक्विड, ठीक है। समझ में आया? चलो ऑब्जर्वेशन देख लिए, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, सारा का सारा एक्सोथर्मिक ही रहता है। फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, जब NH3 हम लोग HCl के साथ रिएक्ट करेंगे, हम लोगों को NH3Cl, अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। एग्जांपल ए, ऑब्जर्वेशन देख लो, व्हेन अमोनिया गैस इज मिक्स्ड विथ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, अ व्हाइट सॉलिड, एक सॉलिड व्हाइट सॉलिड अमोनियम क्लोराइड जिसको हम लोग बोलते हैं, इज फॉर्म्ड, ठीक है। इसमें भी एनर्जी रिलीज होगा। अब हम लोग अगर डेली लाइफ में देख लें, एवरीडे लाइफ में हम लोग बर्निंग ऑफ कोल, कोयला जलाए हो कभी? अभी तो सब गैस वैसा आ गया, हम लोग पहले जलाते थे। अभी तुम लोग ढाबा वाबा में जाओगे ना, तो वहां तुम लोगों को कोयला जलता हुआ दिखेगा। तो कोयला जल रहा है, जो कोयला क्या है, कंप्लीटली कार्बन है। अब किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए रिक्वायरमेंट होता है ऑक्सीजन का, बिना ऑक्सीजन का नहीं जल सकता बाबू कुछ भी, याद रखना, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलके जल रहा है, और जल रहा है तो धुआं उठता है, जो धुआं है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है ना। अब ये जो जल रहा है, ठीक है, अब यहां बोलोगे तुम लोग हम लोग कोयला जला रहे हैं, ना मुन्ना ना, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके जल रहा है, जल रहा है यानी कि हीट प्रोड्यूस हो रहा है। सेम थिंग यहां पे वाटर में हो रहा है, समझ में आया? हम लोग आग लगा दिए, यानी कि ठीक है हम लोग आग लगाए, ठीक है, लेकिन वो अपने आप फिर जल रहा है ना, हम लोग थोड़ी ना आग लगाते जा रहे हैं, जलते जा रहे हैं। जस्ट लाइक तुम लोगों का अगर तुम लोग देखोगे किसी भी मेटल को हम लोगों को अगर पिघलाना है,
मेटल को पिघलाना है, क्या करेंगे हम लोग, उसमें कंसिस्टेंटली हम लोग आग डालना पड़ता है, हम लोग को हीट सप्लाई करना पड़ता है कंसिस्टेंटली, ठीक है ना। कंसिस्टेंटली अगर हम लोग डालते रहे तब लास्ट में धीरे धीरे वो पिघल जाता है। वो हुआ हम लोग को हीट प्रोवाइड किया हम लोग, ठीक है। बट जब हम लोग एक बार आग लगा दिए या फिर कहीं से भी वो जल गया, वो अपने आप जल रहा है, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं अपने आप जल रहा है, वो हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, ठीक है। समझ में आया? बर्निंग ऑफ कोल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रस्ट, देखो हम लोग जब देखते हैं आयरन में रस्ट होता है, पता होगा ना रस्टिंग, ठीक है। किसी में भी जंग लग जाना, आयरन में जब जंग लगता है वो भी एक तुम लोगों का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, उससे भी हीट रिलीज होता है, ठीक है। एनर्जी में दिखाई नहीं देता इतना, चलो ठीक है, समझ में आया चीज। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज along with the formation of product are called the exothermic reaction, जो कि मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूं कि कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, जब कोई रिएक्शन में होता है, ठीक है, कोई रिएक्शन में जब प्रोडक्ट के साथ साथ हीट भी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है, या फिर एनर्जी रिलीज होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, इसको हम लोग बोल देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडो और एक्सो ऐसे याद रखना, एक्सो मींस एक्सेस ऑफ हीट, एक्स्ट्रा हीट, ठीक है, रिलीज हुआ यानी कि उसको एक्सोथर्मिक बोल देंगे। एंडो मतलब अंदर आ रहा है, एंडो मतलब इन, एंडो इन हो रहा है यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, समझ में आया? सॉरी, एंडोथर्मिक, इन यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन। चलो एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, कोई भी नेचुरल गैस को तुम जलाओ अपने आप जलता रहेगा। तुम घर में अभी कोयला नहीं देखे हो, गैस तो देखे हो, घर में गैस हो है ना तुम्हारा, क्या बोलते हैं उसको, एलपीजी गैस, लाइटर मारते हो जल जाता है, अब बोलोगे तुम उसको भी जलाया हो ना मुन्ना ना, तुम लोग जस्ट एक चिंगारी दिया हुआ, आग अपने आप भड़क रहा है बेटा, चिंगारी लगाने का देरी है ना। घर में लगाते हैं ना चाचा मामा नाना, नाना तो नहीं लगाते। छोड़ो यार ये सब बच्चे बुतरू वाला, तुम लोग क्या समझोगे ये सब चीज, अभी तुम लोग बच्चे हो, है ना। चलो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन जानते हो हम लोग के बॉडी में होता है, हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। हम लोग जो खाना खाते हैं, ठीक है, हम लोग खाना में जो ग्लूकोज वगैरह हम लोगों को मिलता है वो क्या है, सब एक प्रोसेस है, रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ठीक है। वो ब्रेक होता है, जो ब्रेकिंग ऑफ ग्लूकोज वगैरह जो मिलता है हम लोगों को, ठीक है, वही सब है हम लोगों का रेस्पिरेशन। हम लोगों को उससे एनर्जी मिलता है, यहाँ पे हीट भी नहीं मिलता लेकिन एनर्जी मिलता है, ठीक है, ये भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। द प्रोसेस इन विच कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड द ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोड्यूसेस एनर्जी इज नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या है समझ में आया? छोड़ना, रेस्पिरेशन समझने की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात, हम लोग जो खाते हैं खाना कार्बोहाइड्रेट्स रहता है उसमें, ठीक है, और भी बहुत सारा रहता है, प्रोटीन रहता है, फैट रहता है और विटामिन रहता है, बहुत सारी चीज रहता है, लेकिन हम लोग को एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट्स, याद रखना कार्बोहाइड्रेट्स में रहता है ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, ग्लूकोज फिर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बनाता है, क्या क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा, और मेन काम जो है एनर्जी बनाता है बेटा, वो है ना, वही तो है ग्लूकोज, एनर्जी ही तो है ग्लूकोज। मैं उल्टा बोल दिया क्या? कार्बोहाइड्रेट ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, यही तो है ना ग्लूकोज। आज छोड़ो ना यार, सिंपल सी बात है, ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, खत्म बात, ठीक है। चलो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बोलते हैं और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बोलते हैं, ठीक है। द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नहीं, इसको कॉम्बिनेशन में बोलना क्योंकि दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और डिकम्पोजिशन देखो, जो डिकम्पोजिशन होता है तुम लोगों का अलग अलग, मतलब कोई वेजिटेबल्स वगैरह रहेंगे, वेस्ट वगैरह रहते हैं, उसको जैसे कि हम लोग ये यूज नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं आप लोगों का, फार्मर्स जो यूज करते हैं मैनर्स बनाने के लिए, फर्टिलाइजर तो नहीं, मैनर होगा तुम लोग, खाद जिसको बोलते हैं, ठीक है, वो सब बनाने के लिए क्या करते हैं, एनिमल डंग वगैरह, वेजिटेबल वेस्ट वगैरह, वेस्ट फार्मिंग जो
मिलता है हम लोग का फार्मिंग हार्वेस्टिंग करने का जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह मिलता है उसको जो छोड़ देते हैं वो अपने आप क्या डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज होता है मतलब हीट उसमें से प्रोड्यूस होगा, वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है चला, चलो आगे देखते हैं हम लोग। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, डिकम्पोजिशन नाम से पता चल रहा है डिकम्पोज होता है, ठीक है ना, वो मतलब कि एक से डिवाइड होगा। ठीक है, डिकम्पोज यानी डिवाइड करना। ठीक है, समझ में आया। तो अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस। ठीक है, वो सब्सटेंसेस जो है एलिमेंट भी हो सकते हैं और कंपाउंड भी हो सकते हैं। एक एलिमेंट है, ठीक है, सॉरी एक कंपाउंड है या फिर एक सब्सटेंस है, वो जब ब्रेक होगा और दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया। उसका जनरल फॉर्म कैसे लिखेंगे हम लोग, ए बी कन्वर्टेड टू ए प्लस बी सी डी। भी लिखने का मन है तो लिख लेना, कोई टेंशन नहीं, एक ही बात है। दिस रिएक्शन यूजुअली नीड्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ऑकर। ठीक है, ये रिएक्शन जो है इसको एनर्जी चाहिए। अभी जो इससे पहले जो एनर्जी रिएक्शन था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें हम लोगों को एनर्जी मिल रहा था। ठीक है, यहां पर हम लोगों को एनर्जी चाहिए। ठीक है, देयरफॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ जनरली एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, यहां पे जनरली बात बोल रहा है, ठीक है, यानी कि हर जगह पॉसिबल नहीं है बाबू। ठीक है, कहीं कहीं उल्टा भी हो सकता है, कहीं कहीं एनर्जी नहीं भी लग सकती, जो भी, बट हमेशा ये एंडोथर्मिक नहीं होगा, ये बोल रहा है तुम्हारा एनसीईआरटी। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं हम लोग आगे। टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सबसे पहला थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन नाम से पता चल रहा है, थर्मल मतलब होता है हीट, है ना, हीट सप्लाई करना पड़ेगा उसमें। डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय हीटिंग कंपाउंड। हीटिंग कंपाउंड, कभी भी कोई कंपाउंड को जब हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं उसके थ्रू जो डिकम्पोजिशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट, दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, इससे पहले हम लोग किए थे क्या, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं था, वो बाइकार्बोनेट था ना, हाइड्रोक्साइड था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के जब हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग को मिलेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड अ ब्रेक डाउन इनटू कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम लोग क्विकलाइम बोलते हैं, एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्विकलाइम हम लोग यूज किए थे, हम लोग थोड़ा देर पहले क्विकलाइम को यूज किए थे और स्लेक्ट लाइम बनाए थे, स्लेक्ट लाइम, है ना। चलो, जो कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट था, नहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, सॉरी। चलो, ये समझ में आया। अच्छा, इसका नाम याद रखना बाबू, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विकलाइम बोलते हैं। ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है कि क्विकलाइम किसको बोलते हैं, क्विकलाइम का सिंबल क्या है, ठीक है, या फिर स्लेक्ट लाइम का सिंबल क्या है, ये सब क्वेश्चन में पूछ लेता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, तो इसका नाम याद रखना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं पूछेगा, बट सबको क्योंकि पता होता है, बहुत छोटा सा है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। जब देखो हम लोग को वाटर तो बनाने आ गया, इससे पहले हम लोग वाटर बनाए थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करके। अब वाटर को हम लोग डिकम्पोज करेंगे बेटा, है ना, डिकम्पोज करेंगे यानी कि अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, डिकम्पोजिशन कॉज्ड बाय द पासिंग एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंपाउंड। वो कंपाउंड क्या होगा, हम लोग ले लेते हैं वाटर को। वाटर में जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। तुम लोग बोलोगे हाँ हम लोग करके देखते हैं, वैसे तो होता नहीं है, वाटर में करंट चल जाता है बेटा, वो अलग प्रोसेस है पूरा। ठीक है, वो भाप बन के उड़ जाएगा, अलग अलग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब कि पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है रे। ठीक है, देख लेना उसको, क्यों देखोगे, इतना याद रख लो खाली, खत्म। वाटर डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन बाय लाइट। अब लाइट डालेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, जब सिल्वर क्लोराइड को हम लोग सनलाइट में लाते हैं ना, तो ना एक ब्लैक, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, डिकम्पोज कॉज्ड बाय द लाइट एनर्जी। ये तो होता है सनलाइट में हम लाते हैं, ठीक है, क्या होता है ये ब्लैक कलर का हो जाता है, आई थिंक। सिल्वर कंपोज टू सनलाइट, इट ब्रेक्स डाउन इनटू सिल्वर ग्रे एंड क्लोरीन गैस। ठीक है, गैस, हाँ देखो सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग सनलाइट के पास में लाएंगे, क्लोरीन जो होता है ना बहुत रिएक्टिव होता है, ठीक है, वो सनलाइट के फॉर्म मतलब कि सामने आते ही वो ना गैस बन के उड़ने लगेगा। ठीक है, गैस बनने के उड़ने लगेगा तो सिल्वर जो है ना
वो ग्रे कलर का हो जाता है ना। इससे पता चलता है हम लोगों को कि हाँ कि इसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। और केमिकल रिएक्शन में क्लोरीन जो है गैस बन के उड़ गया, सिल्वर बेचारा अकेला रह गया, है ना। दैट्स वाई सिल्वर क्लोराइड इज स्टोर्ड इन अ डार्क बॉटल, इसीलिए सिल्वर क्लोराइड को हम लोग एक डार्क बोतल में हमेशा रखते हैं, ठीक है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? देखो कुछ सब्सटेंसेस या कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे होते हैं कि वो जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। अब उन हाईली रिएक्टिव सब्सटेंसेस को दूसरे किसी सब्सटेंसेस के पास अगर लाते हैं तो रिएक्ट करेंगे ही करेंगे, है ना। जैसे कि देखो एग्जांपल, मान लो ए जो है बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और बी और सी मिलके एक कंपाउंड बनाए हुए हैं, ठीक है। ए बोला हमसे पंगा है, हमसे पंगा, आया इधर बी को त्रिक करके लात मार के निकाल दिया, है ना। बात अब बेचारा गरीब बी, पावर नहीं इसके पास, निकल लिया, है ना। वो निकल के अकेला रह गया और ए और सी रह गए इधर साथ में, है ना। यही तो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सॉरी डिकम्पोजिशन बोल रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिकम्पोजिशन बोल रहा था क्या? याद नहीं। अगर डिकम्पोजिशन बोल रहा था तो वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। डी डी कॉमन हो जाता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब क्या? एक को दूसरा डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, अपने जगह से हटा देगा, अपने जगह से डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। A displacement reaction is a chemical reaction in which one element replace another element from its compound। एक एलिमेंट जो है दूसरा एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा उसका कंपाउंड से, ठीक है। उसी को हम लोग बोल देते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेयर A is a more reactive element that displace B from its compound BC, है ना। वही मैंने बताया अभी। चलो अब उसका छोटा एक्सप्लेन वही दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन में लिख दिया है, अब इसको एक बार पढ़ लो, ठीक है। इन दिस रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को हटा देगा और खुद वहां पर जाके बैठ जाएगा, ठीक है, उसका कंपाउंड से। दिस रिएक्शन ऑकर्स ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्ट। याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सल्ट में ही होता है, ठीक है, सल्ट। द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ये तुम लोगों का इस चैप्टर में नहीं है। और हेलोजीन्स एक्टिविटी, नॉन मेटल्स, कुछ नहीं, रिएक्टिविटी देखने से पता चलता है तुम लोगों का मेटल्स और नॉन मेटल का अलग अलग रिएक्टिविटी होता है ना। वो मेटल नॉन मेटल चैप्टर में है तुम लोगों का, शायद एसिड बेस्ड चैप्टर में भी है, ठीक है, देख लेंगे, एक बार देख लेना। वो रिएक्टिविटी पर डिपेंड करता है तुम लोगों का, किस एलिमेंट का या फिर किस मेटल का रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किस हेलोजिन का रिएक्टिविटी ज़्यादा है। हेलोजिन किसको बोलते पता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जितने भी है सब हेलोजिन्स हैं, ठीक है। अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं, हेलोजिन्स का होते हैं, मेटल होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। क्या क्या नाम रहता है उन लोगों का? एक रहता है तुम लोगों का अर्थ मेटल, मेटल हेलोजिन्स रहते हैं तुम लोगों का, चैल्कोजिन्स रहते हैं, नोबल गैस रहते हैं, ऐसे क्या क्या नाम था, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, भूल गया हूँ, ठीक है। एक अर्थ मेटल रहता है, एक मेटल रहता है, ऐसा करके, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो है ना तुम लोग जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो उसमें बताऊंगा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर जैसे एस ग्रुप रहेगा, यहाँ पर डी ग्रुप रहेगा, ये पी रहेगा, ठीक है, ये ग्रुप रहते हैं अलग अलग। यहाँ पर एफ ब्लॉक रहेगा, ब्लॉक बोल सकते हो इनको, ठीक है। ग्रुप टोटल 18 होते हैं ना, 7 पीरियड्स 18 ग्रुप्स। तो अलग अलग ग्रुप अलग अलग ब्लॉक्स में बढ़ता है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ठीक है। उसका अलग अलग नाम भी बोलते हैं। तो वो सब चीज़ें तुम लोगों को याद करना पड़ेगा। मैं भी याद किया था, थोड़ा थोड़ा सा भूल जाता हूँ यार, कभी कभी रिवाइज नहीं करने से। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग, और किसका? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। रिएक्शन ऑफ जिंक विथ कॉपर। देखो कॉपर बेचारा सबसे सस्ता आइटम है ना, उसको कोई भी निकाल देता है, ठीक है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट देखो ये है कॉपर सल्फेट, है ना, ब्लू कलर का रहता है, ठीक है। जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो कॉपर बेचारा साइड हो जाएगा और जिंक जाके उसमें चिपक जाएगा, है ना, वो रेड कलर का हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, ठीक है। ये देखो रेडिश ब्राउन कलर कर दिया हूं मैं तो तुमको पता चलेगा, ठीक है। कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है और जिंक सल्फेट जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है।
ऑब्जर्वेशन, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स एंड रेडिश ब्राउन कलर कॉपर मेटल इज डिस्पोज्ड डिस्पोजिटेड। रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल, अरे सॉरी यार, इसको मेरे को रेडिश ब्राउन करना था। कॉपर मेटल जो है रेडिश ब्राउन कलर का रहता है। फेड्स एंड रेडिश ब्राउन कॉपर मेटल इज डिस्पोज्ड। ठीक है, देखो ये जो है ना लिक्विड फॉर्म में रहेगा, है ना, और नीचे ना एक रेडिश ब्राउन कलर का सॉलिड बन जाएगा, एक टाइप से प्रेसिपिटेट टाइप का। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉपर सल्फेट, कॉपर से सॉलिड ऑफ कॉपर, कॉपर सॉलिड रहेगा। ठीक है, ब्लू कलर का क्या रहेगा, जिंक सल्फेट, और रेड कलर का क्या बनेगा तुम लोगों का, कॉपर। ठीक है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर सो इट डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट। ठीक है, सिंपल सा है, जिंक ऑब्वियसली ज्यादा रिएक्टिव रहेगा इसलिए कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। नेक्स्ट भी सेम है। ठीक है, यहां पर ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देता है ब्लू से। ठीक है, सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन। अच्छा, यहां पर ही सॉल्यूशन है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। यहां पर सॉल्यूशन रहेगा, एक्वस जो सॉल्यूशन रहेगा ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, ये तो बेचारा रेडी रहेगा आई थिंक। ठीक है, रिएक्शन ऑफ आयरन विथ कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर को फिर निकाल देगा, आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, सीरीज में देखना तुम लोग, है ना, तो कॉपर कम रिएक्टिव होता है, तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को निकाल के खुद गुज जाएगा और बन जाएगा आयरन सल्फेट, है ना। द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ FeSO4। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहां पर कुछ नहीं, आयंस में रहते हैं ये, मेनली जो आयंस रहेंगे ना, A और B के आयंस रहेंगे, C और D के आयंस रहेंगे, एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे। ठीक है, B चला गया मान लो C में, A चला गया D में, है ना, एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज ऑफर। ठीक है, यहां पर जो आयंस रहते हैं, देखो, अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज केमिकल रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स। ठीक है, उनको न्यू कंपाउंड्स बनाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी बना रहता है, तो हम लोग बोलते हैं हम लोग के पास तो कुछ है नहीं, काम करते हैं, तो इसमें आ जा, मैं उसमें चल जाता हूं, हो गया नया कंपाउंड बन गया, और क्या। हाँ या एक्सप्लेनेशन, इन दिस रिएक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस ऑफ टू डिफरेंट कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर पार्टनर्स। पार्टनर्स बोल रहा है इसको, ठीक है भाई, पार्टनर्स ही बोल लो यार, गलत बात है, पार्टनर्स कभी एक्सचेंज नहीं करना चाहिए, ये लोग कर ले रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो रहते हैं अपने अपने पार्टनर्स को चेंज कर लेते हैं। इसका एग्जांपल में तुमको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, देख लो ये वाला, देखो मान लो Na2SO4, अब BaCl2। ठीक है, अब Cl जो है वो नेगेटिव रहता है, SO4 नेगेटिव रहता है, नेगेटिव पावर रहता है। ठीक है, लाइक दिस, Na प्लस है, Cl माइनस रहता है, तो दो ठो इसमें लगा दिया है, Cl2 माइनस 2Cl माइनस हो जाएगा, है ना। SO4 Ba2 प्लस होता है और SO4 2 माइनस होता है। ठीक है, तो यहां पर देखो Cl2 लग गया ना, है ना, और यहां पर ही SO4 नॉर्मली रहेगा, क्योंकि 2 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2 प्लस जुड़ गया आराम से। और NaCl दो ठो, Na में एक ठो प्लस रहता है, Cl में एक ठो प्लस रहता है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत हो। जब हम लोग ये सीखेंगे ना, तुम लोग का आया कि नहीं पता नहीं, लेकिन आगे जाके सीखो कि इसमें कितना आयन रहता है, वैलेंसीज वगैरह क्या होता है, क्लास 9 में तो मैं बताया था। ठीक है, वैलेंसीज वगैरह कितना रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग उसको बैलेंस करते हैं। बट यहाँ पर ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, ये तुम लोग का NCERT में है भी नहीं। ठीक है, ये एग्जाम्पल तुम लोग का NCERT में नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ले लिया हूँ इसको। ठीक है, इतना जान लो, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब दो डिफरेंट एटम्स, सॉरी कंपाउंड बोल सकते, दो डिफरेंट कंपाउंड्स रहेंगे, उनके अंदर में जो एलिमेंट्स रहते हैं वो एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो हो गया तुम लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट नाम से पता चल रहा है, दो अलग अलग डिस्प्लेस कर देंगे अपने अपने पोजीशन से। ठीक है, वही हो गया तुम लोगों का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इट ओनली यूजुअली ऑकर्स इन एक्वस सॉल्यूशन, ये मेनली बोल सकते हो, हमेशा नहीं, एक्वस सॉल्यूशन में होता है। वन ऑफ द प्रोडक्ट इज ऑफ्टन एन इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट और अ गैस। ठीक है, मतलब कि एक सब्सटेंस ऑलवेज प्रेसिपिटेट फॉर्म में मिलता है मेनली। ठीक है, प्रेसिपिटेट मतलब जानते हो, एक सॉलिड रहता है, पानी के नीचे एक सॉलिड बन जाता है। ये अगर मान लो पानी है या फिर कोई भी लिक्विड है, जरूरी नहीं पानी, ठीक है, कोई लिक्विड रहेगा, उसमें कोई दूसरा सब्सटेंस मिलाएंगे, इनमें डबल डिस्प्लेसमेंट अगर रिएक्शन हुआ, एक ठो मान लो गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा या फिर
एक्वास में ही रह जाएगा और एक यहाँ पे सॉलिड बन के नीचे में जमा हो जाता है, ठीक है, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखो BaSO4 सॉलिड फॉर्म में आ गया, ठीक है, ये दोनों एक्वास में है, दिख रहा है ना, NaSO4 और BaCl दोनों एक्वास फॉर्म में है, बट जब दोनों रिएक्ट किए तो एक सिर्फ एक्वास फॉर्म में रहा और दूसरा वाला सॉलिड फॉर्म में नीचे जाके बैठ जाएगा, है ना। चलो ऑब्जर्वेशन, white insoluble solid BaSO4 is formed called the precipitate, इसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लिया। सोडियम Na+ एंड बेरियम Ba2+ चेंजेस देयर नेगेटिव आयंस SO4 एंड Cl2-, अपना अपना नेगेटिव आयन को चेंज कर दिए और द इनसोल्युबल सल्ट BaSO4, जिसको हम लोग प्रेसिपिटेट भी बोलते हैं, ठीक है, कन्फर्म्स अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। जिस भी रिएक्शन में ऐसा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा ना उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होगा तुम लोगों के लिए बहुत, ठीक है, बहुत ज़्यादा, ये हर जगह यूज होता है, तुम लोग आगे बहुत सारा पढ़ोगे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस सब में ऑक्सीडेशन और रिएक्शन, जिसको रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, जहाँ दोनों एक साथ होता है उसको हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझो, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है। जहाँ पे भी मेनली बोलते हैं, पहले बता दे रहा हूँ, जहाँ पे भी ऑक्सीजन ऐड हुआ यानी कि हम लोग बोलेंगे उसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर अगर हाइड्रोजन रिलीज हुआ उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद रखना, ऑक्सीजन ऐड होगा या फिर हाइड्रोजन रिमूव होगा या लूज होगा या निकल जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और जस्ट उसका उल्टा, अगर ऑक्सीजन रिलीज हुआ या फिर हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हुआ तो हम लोग उसको बोलेंगे रिडक्शन रिएक्शन। जहां दोनों हुआ उस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। यहां एक एग्जांपल दिया हुआ है तुम लोगों का, कॉपर और ऑक्सीजन को, या फिर कॉपर को हम लोग क्या करेंगे, एनवायरमेंट में या फिर नॉर्मली बाहर में नेचर में उसको जलाएंगे तो उसमें ना ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, है ना। व्हेन कॉपर पाउडर इज हो गया, ये वाला गलती से डी लिखा हुआ है, इज हीटेड द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विथ ब्लैक कॉपर, ठीक है, कॉपर 2 इसका वैलेंसी दिया हुआ है, कॉपर ऑक्साइड, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड, बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर फॉर्म्स एयर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन यहां पे ऐड हो गया, ठीक है। तुम लोगों का सबसे पहले मैग्नीशियम ऑक्साइड याद है, मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जब बर्न किए थे ऑक्सीजन की मदद, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था, वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्यों, वहां पे ऑक्सीजन ऐड हुआ था, ठीक है, वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। मेनली देखना जब नेचर में होता है ना जो भी, और जिसमें नेचर में जो मेनली होता है, जैसे कि तुम लोग का रस्टिंग भी एक टाइप से आई थिंक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एग्जांपल देखेंगे अभी हम लोग तो पता चलेगा, ठीक है। देखते हैं, क्योंकि मॉइस्चर और ऑक्सीडेशन हो रहा है उसमें, ठीक है, देखते हैं आगे। इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मेटल, ठीक है, मान लो एक कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है, एक बर्तन है, ठीक है, कॉपर को व्हाइट रखते हैं हम लोग, ठीक है, पहले इसको पिंक रखेंगे, बर्तन को, उसमें कॉपर डालेंगे, व्हाइट कलर का कॉपर आ गया। अब ब्लैक कलर कैसे करेंगे, तो पूरा बोर्ड ब्लैक है ना, छोड़ो। अब ब्लैक को हम लोग डिनोट कर देते हैं थोड़ा सा, किससे, ब्लू से कर देते हैं डिनोट, ठीक है। ऊपर में एक ब्लैक कलर का कोट चढ़ जाएगा, है ना, पूरा अंदर तक नहीं आएगा, जरूरी नहीं है, ब्लैक कलर का कोट पूरा चढ़ गया, ठीक है, ब्लैक कलर हो गया, ठीक है। अब इसी में जब हम लोग हाइड्रोजन गैस पास कर देंगे, मान लो इधर से मैं हाइड्रोजन गैस पास कर दिया, हाइड्रोजन गैस का कलर मैं कर देता हूं, मान लो येलो कर देता हूं, ठीक है, एक है कुछ इसमें से हाइड्रोजन गैस पास कर दिया इसमें से, है ना। हाइड्रोजन गैस जब इसमें पास करेगा तो देखेगा कि इसमें से वाटर और कॉपर जो है अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है H के साथ मिल जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा,
तुम लोगों का कॉपर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है H के साथ मिल जाएगा और बन जाएगा तुम लोगों का वाटर, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल copper oxide, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction takes place and copper is obtained, ठीक है। कॉपर हम लोग को वापस अगर हम लोग को चाहिए तो हाइड्रोजन गैस में पार कर दिया और ये जो है हाइड्रोजन गैस पास किया, अब ये ऊपर में जो है ना ब्राउन कलर का हो जाएगा, देख रहे हो ब्राउन हुआ ना बेटा, ये ब्राउन है तो इसी को ब्राउन बोलते हैं ना, थोड़ा सा रेडिश कर देते हैं, ये तो ऑरेंज जैसा दिख रहा है, ये देखो ये हो गया ना ब्राउन, हाइड्रोजन गैस पास किए तो ब्राउन हो गया, है ना। तो इसी के बारे में बोला है, इफ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ, अगर ऑक्सीजन रिलीज हुआ है ना, इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन, सॉरी अगर ऑक्सीजन गेन हुआ, रिलीज बोल दिया मैं, उल्टा बोल दिया, ठीक है। इफ ऑक्सीजन गेन करता है कोई भी सब्सटेंस, ठीक है, प्रोडक्ट में मिलेगा तुम लोग को ऑक्सीजन, है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या फिर वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया, है ना। इफ अ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, अगर ऑक्सीजन को वो छोड़ दिया, है ना, जा बेटा मैं नहीं रखूंगा तेरे को बोला, ठीक है, वो रिड्यूस्ड हो गया, वो सब्सटेंस रिड्यूस्ड हो गया, ठीक है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर 2 ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन, ठीक है, यहां पर कॉपर 2 जो ऑक्साइड था, है ना, ये क्या किया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया और कॉपर बन गया, तो क्या हुआ ये है, ये हो गया तुम लोगों का क्या हुआ है, रिड्यूस हो गया, है ना, ये रिड्यूस हो गया। और दूसरा जगह में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन को गेन कर लिया तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, समझ में आया। चलो, ऑन द अदर वर्ड one reaction gets oxidized while the other gets reduced during the reaction. Such reactions are called oxidation, reduction और redox reaction. ऐसे reactions को हम लोग बोलते हैं redox reaction. देखो यहाँ पर जो H2 है वो oxidized हुआ, यहाँ पर ही ऑक्सीडेशन हुआ और वो ऑक्सीडाइड, मतलब कि H2 जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो गया, तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। यहां पर ही कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस्ड हो गया और कॉपर बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन, और इस पूरे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं क्या, रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हुआ, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये वही है, अदर एग्जांपल्स दे दिया छोटा छोटा सा, देख लेना, ZnO को प्लस कर दिया CO से, ZnC प्लस बन गया, ये बन गया, ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल से देख लेना, लिख लेना इसको, ठीक है, नोट कर लो इसको, तो वही चीज़ है यार, आराम से लिख लेना। इफ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूज हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइज्ड, या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। इफ सब्सटेंस लूज ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज कॉल्ड इट इज रिड्यूस्ड, या फिर रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हम लोग का डेली लाइफ में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल है कोरोजन बोलो या फिर आयरन का रस्टिंग बोलो, एक ही बात है, एक ही बात कैसे हो गया बोलोगे तुम लोग, कोरोजन किसी में भी होता है, ठीक है, कोई भी मेटल जो है ऑक्सीडाइज होता है उसको हम लोग कोरोजन बोलते हैं। अगर आयरन ऑक्सीडाइज हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है। चलो देखते हैं, कोरोजन इज द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल्स, कोई भी मेटल है स्लोली डिस्ट्रक्ट होता है, मतलब कि धीरे धीरे वो खत्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ड्यू टू देयर रिएक्शन विथ मॉइस्चर, एयर एंड अदर केमिकल्स इन द एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट का जो कुछ मॉइस्चर्स होते हैं, एयर्स होते हैं, ठीक है, कुछ एसिड्स होते हैं, उनकी वजह से जो मेटल्स खराब होने लगते हैं ना, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं कोरोजन, ठीक है, कोरोजन होता है वो। अब उसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है कोरोजन का रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, जो कि हम लोग का बहुत आराम से मिल जाता है, जैसे सिल्वर वगैरह का तो हम लोग को हर जगह नहीं मिलता, लेकिन देखोगे तुम लोग बहुत जगह जो स्टैचू वगैरह रहता है, ठीक है, उसमें थोड़ा कलर चेंज होता है, कलर फेड होता है, तो क्या होता है, रस्टिंग मतलब कि कोरोजन हो रहा है उस सब चीज़ में, ठीक है, पानी की वजह से, एसिड रेन की वजह से, बोलते हैं ना मेटल्स खराब हो रहे हैं, ब्रिज खराब हो रहे हैं,
फ्रिज तो मेनली आयरन वगैरह के बने रहते हैं, बहुत सारे स्टील वगैरह भी खराब होते हैं, बहुत सारी चीज़ होते हैं, ठीक है, कोई भी मेटल, ठीक है, कांसा, कॉपर, ये सब चीज़ भी खराब होते हैं, आयरन। चलो एग्जांपल देखते हैं हम लोग सबसे पहले आयरन रस्टिंग का, ठीक है। आयरन रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। ये है केमिकल रिएक्शन उसका, ठीक है, ये आयरन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ जिसको हम लोग मॉइस्चर बोलते हैं, ठीक है, एयर में मिलता है, वो रिएक्ट करके बना देगा 4FeOH3, ठीक है। अब ये जब ड्राई हो जाएगा, जब सूख जाएगा, इट विल बिकम्स Fe2O3XH2O, ये होता है एक्चुअल में रस्ट, ठीक है। जब देखोगे तुम नॉर्मल आसपास अगर लोहा देखते हो, बरसात हुआ, गीला हो गया, पूरा रेड रेड कलर का हो जाएगा, वो रस्ट लग गया। जब सूख जाएगा वो, है ना, सूख जाने के बाद वो झड़ जाएगा, देखना ब्राउन कलर का हो जाएगा, ब्राउन की रेड टाइप का कलर का हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली रेड और ब्राउन में मेरे को उतना खास फर्क पता नहीं चलता, ठीक है, मेरे को करीब करीब सब कलर ठीक सेम टाइप है ही दिखता है। वो लड़कियों से पूछोगे ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे कौन सा कलर है, बहुत भयानक भयानक कलर टाइप जानते हैं वो लोग, कलर कॉम्बिनेशन, हम लोग को तो पता ही नहीं, ठीक है, कोई नहीं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन, ठीक है। चांदी जब देखो, चांदी चांदी का जब तुम माला वाला पहनते हो या फिर कोई भी देखते हो, जो लो क्वालिटी का रहेगा ना, बहुत जल्दी काला हो जाता है ना, काला वाला हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं रस्ट हो रहा है, ठीक है, चांदी में कलर लग रहा है, सिल्वर में। कंबुशन एंड रेस्पिरेशन, यूजफुल ऑक्सीडेशन, ठीक है। कंबुशन कोई मतलब कि तुम लोगों का LPG गैस हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब जो है ना ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, ठीक है। ये कंबुशन मतलब क्या, जलना, कंबुशन का मतलब होता है जलना, ठीक है। जितना भी तुम लोग इसका भी बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन ऐड हो रहा है, जल रहा है, और क्या, इस सब हो गया तुम लोगों का ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पेट्रोल बोल रहे हो, LPG, पेट्रोल, वुड, तुम लोग का कोयला जलने का जो था वो भी एक कंबुशन रिएक्शन ही है, ठीक है। ये सब के सब ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है, ठीक है। और रेस्पिरेशन हम लोग पहले भी देखे थे, है ना, रेस्पिरेशन, ग्लूकोज इन आवर बॉडी, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। ये ग्लूकोज है, वहां ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट लिख दिया था, वो एनर्जी रहता है, ठीक है ना, छोड़ो वो ग्लूकोज को रहने दो, ये इस रिएक्शन को याद रखना, ठीक है, वो वाला ग्लूकोज का रिएक्शन को याद मत रखना, छोड़ देना उसको। दिस इज अ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ये तुम लोगों का NCERT में नहीं है, बाहर से दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट जो है रेंसिडिटी, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब क्या होता है, जो भी तुम लोगों का फैट या ऑयल वाला सब्सटेंसेस वगैरह रहते हैं ना, वो जब मतलब खराब हो जाते हैं, बहुत देर तक अगर छोड़ दोगे बाहर में, एनवायरनमेंट में छोड़ दोगे, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एनवायरनमेंट का ऑक्सीजन के साथ मिलके, ठीक है, और उसको हम लोग बोलते हैं खराब हो गया, ठीक है। उसको खाओगे तो फूड पॉइजनिंग वगैरह सब हो जाएगा, ठीक है। उसका जैसे लाइक तुम लोगों का चिप्स पैकेट देखते हो, तो वो रेंसिडिटी को बचाने के लिए, रेंसिडिटी से बचाने के लिए, उसमें भी रहता है ना फैट वगैरह, ऑयल वगैरह रहता है, उसको बचाने के लिए उसमें बहुत हवा भर देते हैं। वो हवा जो रहता है वो नाइट्रोजन गैस रहता है, बोलते हैं ना हम लोग 5 रुपये का चिप्स, इतना बड़ा पैकेट, इतू से चिप्स, वो इसलिए रहता है क्योंकि उसमें पूरा का पूरा नाइट्रोजन गैस भरा पड़ा रहता है, समझे, इसलिए वो जल्दी खराब नहीं होता, रेंसिडिटी नहीं होता, ठीक है। रेंसिडिटी इज द स्पॉइलेज ऑफ फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स, ठीक है, ड्यू टू ऑक्सीडेशन विच प्रोड्यूसेस एन अनप्लेसेंट स्मेल एंड टेस्ट, ठीक है। तो रेंसिडिटी क्या होता है, ऐसे फूड जो कि थोड़ा फैटी होते हैं, ऑयली रहते हैं, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तुम लोगों का एयर का ऑक्सीजन से मिलके, और वो जो है उसका स्मेल या टेस्ट खराब हो जाता है। खराब हो गया नहीं कि टेस्ट या स्मेल खराब होगा, है ना। अब उसको खाओगे तो फूड पॉइजनिंग भी होगा। एग्जाम्पल है व्हेन घी, बटर और चिप्स आर केप्ट ओपन फॉर लॉन्ग ज्यादा के लिए, दे बिकम रेंसिड बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन, वो खराब हो जाएंगे ऑक्सीडेशन की वजह से, ठीक है। क्या क्या, कोई भी घी ले लो, बटर ले लो, चिप्स ले लो, और भी बहुत सारा चीज, जितने भी ऑयल वगैरह से यूज किए जाते हैं, जितने भी फैटी रहते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन कैसे करेंगे, कीपिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर्स, ठीक है, एयरटाइट कंटेनर जहां पर ऑक्सीजन ना आए, ठीक है, वैसे जगह में रख दो, या फिर स्टोरेज इन रेफ्रिजरेटर्स, रेफ्रिजरेटर्स में भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ठंडा भी रहेगा, है ना।
एडिंग एंटीऑक्साइड्स, एंटीऑक्साइड्स क्या क्या होते हैं, जब सब्सटेंस विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, ऐसे सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करते हैं, जैसे कि अगर आयरन वगैरह में हुआ हम लोग क्या पेंट कर देते हैं ना, लोहा वगैरह में पेंट कर देते हैं, तो वो क्या है ना ऑक्सीडेशन नहीं होने देता, बाहर से ऑक्सीजन को एंटर करने नहीं देता, तो उसमें रस्ट नहीं लगता। वैसे तुम लोगों का चिप्स का जो मैं एग्जाम्पल दिया था उसमें नाइट्रोजन गैस, नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्लशिंग विथ नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट्स टू प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ठीक है, जो नाइट्रोजन गैस जो रहता है वो चिप्स का पैकेट में कूट कूट के पूरा भर दिया रहता है, ठीक है, ताकि चिप्स जो है उसमें कोई बाहर से ऑक्सीडेशन अप्लाई ना हो सके, और दोनों रहता है, हाँ पूरा पैक्ड भी रहता है और उसमें नाइट्रोजन गैस भी भरा पड़ा रहता है, ठीक है, इसीलिए चिप्स जल्दी खराब नहीं होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, खत्म हो गया तुम लोगों का यहाँ तक कितना था, ठीक है, यहां तक कितना तक खत्म हो गया। अब थोड़ा सा ये क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देख लेते हैं, जिसके आपको पता चल जाएगा कि आपको समझ में आया नहीं आया, नहीं आया तो एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ठीक है, और जो भी डाउट होगा क्लियर हो जाएगा। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या क्या है। द रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, क्या बोला है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग जब रिएक्शन करेंगे तो ये कौन सा रिएक्शन होगा। हम लोग देखे थे तो वाटर का फॉर्मेशन किससे हो रहा था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। वैसे भी यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हम लोगों को, वाटर। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स अ बैलेंस रिप्रेजेंट, अच्छा रिप्रेजेंट है यार, सॉरी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में तो कौन सा है जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन दिखा रहा है। देखो यहाँ पर H2 है, O2 है, ये तो यहाँ H2 नहीं होगा, H2 है, O2 है, ये 4 है, ये भी 4 है, 2, हाँ ये वाला हो जाएगा, और देखना है नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, छोड़ दो, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड इज, अच्छा मैग्नीशियम रिबन याद है सबसे पहले, वो कौन सा रिएक्शन है। अब देखो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो ठो चीज हो रहा है ना, Mg+O, दो अलग अलग मिल रहे हैं और MgO बना रहे हैं, है ना, ये ऐसा होगा एक्चुअली में, है ना। तो क्या ये कौन सा रिएक्शन है, ऑब्वियसली कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, Zn रिएक्ट विथ HCl, ठीक है, ये एक्चुअली में बनता है तुम लोगों का ZnCl2 प्लस H2 रिलीज होता है इसमें, है ना। इसको अगर हम लोग बैलेंस करेंगे तो यहाँ दो ठो केमिकल रिएक्शन होगा, H2 उसमें से रिलीज हो जाएगा, ZnCl2 हो जाएगा, ठीक है। क्या बनता है ये, व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है, हाँ रिलीज कर रहा है, जिंक क्लोराइड इज फॉर्म्ड, जिंक क्लोराइड भी बनता है बाबू इसमें, बोथ है, हाँ बोथ ऑप्शन है इसमें, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, एक से टूटेगा, यहां सब 2 है 2 है 2 है, यहां 1 है, ये टूट गया, है ना, ये हो गया तुम लोगों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रस्ट इज केमिकली रस्ट क्या होता है, ये है रस्ट, ठीक है, Fe2O3XH2 हम लोग देख रहे थे अभी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन, इसमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स मतलब क्या, उसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, ये तो हम लोग देखे थे ना, ये तो था, H2 ले रहा है ऑक्सीजन को, ये दे दे रहा है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन रिडक्शन हो गया, और क्या, यही तो है आंसर। The reaction in which heat is released is called exothermic, है ना। जिस रिएक्शन में हीट रिलीज होता है उसको हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। चलो what type of reaction occurs when silver nitrate reacts with copper, Ag nitrate ना, NO3 रिएक्ट विथ कॉपर, ठीक है। तो यहां जो है कॉपर जो है इसको हटा देगा सिल्वर नाइट्रेट को, है ना, और कॉपर नाइट्रेट बना देगा इसको, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना, हाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन व्हेन
आयरन नेल इज डिप्ड इनटू इट चेंजेस फ्रॉम, अच्छा कॉपर नाइट्रेट है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट है CuSO4 प्लस आयरन ना Fe, ठीक है, ये इसको रिप्लेस कर देगा, है ना। तो क्या हो गया ये, अच्छा हम लोग देखे थे इसमें कलर जो था आयरन का वो ब्लू से ग्रीन हो रहा था, कॉपर का ब्लू से ग्रीन हो रहा था, ब्लू से ग्रीन हो रहा था, है ना। एक था तुम लोगों का ब्लू से रेडिश ब्राउन हो जा रहा था, ठीक है, वो कौन सा था, कॉपर, और दूसरा वाला था आयरन का, आयरन वाला ग्रीन कर दे रहा था, और पहला वाला था तुम लोगों का क्या था यार, रेडिश ब्राउन था, जिंक था, जिंक, है ना, जिंक था जो कॉपर सल्फेट को रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट कर दे रहा था, कॉपर को। तो ये तो तुम लोगों हो जाएगा ग्रीन, ब्लू से ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसमें तो कौन सा केमिकल रिएक्शन नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, सब्लिमेशन नहीं होता बाबा, ठीक है। तो तुम लोगों का आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज, क्विकलाइम और वाटर दोनों को अलग अलग मिक्स कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, मिक्स कर रहे हैं तो वाटर रिलीज होगा, सॉरी हीट रिलीज होगा एनर्जी के फॉर्म में, या एनर्जी रिलीज होगा हीट के फॉर्म में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज अ केमिकल चेंज, इसमें से कौन सा है जो केमिकल चेंज है, मेल्टिंग आइस नहीं होगा, बॉइलिंग वाटर नहीं होगा, ब्रेकिंग ग्लास नहीं होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन होगा। द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, देखो ये जो है इनमें टूट रहा है तो क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, टूट रहा है ना। द स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इज कॉल्ड रेन-एसिडिटी, सबसे लास्ट में हम लोग वही पढ़े थे अभी अभी। द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड और हाइड्रोजन इज रिमूव्ड इज कॉल्ड, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है ना, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। Which reaction is used in electrolysis of water, कौन सा रिएक्शन यूज हो रहा था बेटा, देख रहे थे हम लोग, उसको अलग अलग कर रहा था, वाटर को अलग अलग कर रहा था, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कहा गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये वाला है ना। अ रिएक्शन दैट रिक्वायर्स हीट एनर्जी टू प्रोसीड इज कॉल्ड, जो हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट चाहिए, जिसको हीट एनर्जी चाहिए, है ना, वो होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। द स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इज कॉल्ड स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल्स, ठीक है, ये हो जाएगा तुम लोगों का कोरोजन, ठीक है। यहां पर गलती मत करना रस्टिंग लगाने का बाबू, ठीक है, रस्टिंग सिर्फ आयरन में होता है, मेटल्स में कोरोजन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कौन सा इसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है, कंबशन ऑफ फ्यूल, है ना, कंबशन ऑफ फ्यूल होगा ना, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन दिखाता है, वो हीट रिलीज करता है। कोई भी फ्यूल को थोड़ा सा उसमें आग लगा दो, वो कितना हीट देता है बेटा, है ना, बहुत हीट देता है ना। विच स्टेटमेंट अबाउट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज ट्रू, द नंबर ऑफ एटम्स में डिफरेंट ना, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन द इज द सेम ऑन बोथ साइड, यही होगा, है ना। चलो अच्छा खत्म हो गया, 20 ठो 21 ठो 24 ठो, छोड़ो कोई नहीं, आज 21 ठो आया, कोई बात नहीं, ठीक है। आशा है आपको क्वेश्चन जितना भी है ट्राई किया जाए आपको समझाने का, फिर भी कुछ अगर डाउट वगैरह होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।